मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़, बीए पार्ट 3 की क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है प्लेटो, और प्लेटो में हम पढ़ेंगे उसका परिचय। ईसा पूर्व 4वीं और 5वीं शताब्दी यूनान में राजनीतिक दृष्टि से राजनीतिक प्रयोगशाला के रूप में मानी जाती थी, क्योंकि उस समय सिकंदर जैसा महान शासक हुआ तो पेरिक्लीस जैसे प्रजातांत्रिक नेता भी हुए, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु जैसे महान दार्शनिक भी। प्लेटो को केवल यूनान का ही नहीं बल्कि हम कहें कि पूरे पश्चिमी जगत का पहला राजनीतिक दार्शनिक माना जाता है, क्योंकि उससे पूर्व पश्चिम में किसी ने भी राजनीतिक दर्शन का तर्क संगत तरीके से प्रतिपादन नहीं किया था। प्लेटो की कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने एक तरह से मानव कल्याण के लिए बहुत कुछ किया। उनका कहना था, राज्य व्यक्ति का ही विराट रूप है, यानी राज्य और व्यक्ति के हितों में किसी भी प्रकार का अंतर्विरोध नहीं हो सकता। उनका ये भी कहना था कि जैसे एक आदर्श व्यक्ति में सत्य, रज और तम तीनों गुणों का मेल होना चाहिए, उसी प्रकार एक आदर्श राज्य में भी इन तीनों गुणों का सामंजस्य होना चाहिए, और सामंजस्य के साथ साथ सत्य गुण की प्रधानता होनी चाहिए, तभी एक राज्य ज़्यादा अच्छी तरह से चल सकता है। और ये भी था कि राजनीतिक अधिकार और आर्थिक शक्ति में अंतर होना चाहिए, यानी दोनों को अलग अलग होना चाहिए। और ये एक महत्वपूर्ण विचार है उनका, जिसे हम सार्वकालिक या सार्वजनिक कह सकते हैं, कि हर काल देश में ये विचार बेहद महत्वपूर्ण है। प्लेटो का विश्वास था कि शासन सत्ता केवल उन लोगों के हाथ में होनी चाहिए जो आर्थिक स्वार्थों से निर्लिप्त हों, यानी उनसे अलग हों, और इहलौकिक यानी इस संसार के आकर्षण से परे हों। ये बहुत महत्वपूर्ण विचार है उनका, क्योंकि ये विचार आज के युग में भी उतना ही सही है। अब आते हैं उनके जीवन परिचय पर। प्लेटो का जन्म एथेंस के एक बहुत प्राचीन और समृद्ध घराने कुल में हुआ था 428-27 ईसा पूर्व में। उनके पिता का नाम अरिस्तोन और माता का नाम पेरिकतियोन था। उनका जो वास्तविक नाम था प्लेटो का, वो था अरिस्टोक्लीज। उनके कंधे बहुत चौड़े थे, बड़े थे, इस कारण उनके जो व्यायाम के शिक्षक थे उन्हें प्लातोन कहते थे। प्लातोन का अर्थ अगर यूनानी में हम देखें तो होता है चौड़ा और चपटा। इसी प्लातोन शब्द के यूनानी उच्चारण के कारण अरबी में इसे विकृत रूप में अफलातून कहा गया, यानी प्लातोन से प्लेटो बना और प्लेटो का अरबी विकृत रूप अफलातून बन गया। धीरे धीरे प्लेटो शब्द का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाने लगा। प्लेटो की ज़िंदगी में उनके विचार अलग अलग आयु के अनुसार बदलते रहे। युवावस्था में उनके क्रांतिकारी विचार थे, और जीवन के अंत में उन्होंने कानून को स्वीकार कर लिया। जिस समय एथेंस में उनका जन्म हुआ था, उस समय यूनान का वो सबसे महान नगर राज्य था, और इस तरह से उन्होंने एक महत्वपूर्ण युग को उस समय देखा है। 18-20 वर्ष की आयु में प्लेटो सुकरात के संपर्क में आए। हालांकि दोनों के व्यक्तित्व में बहुत अंतर था। सुकरात एक साधारण परिवार से था और प्लेटो एक कुलीन परिवार से था। दिखने में भी बहुत अंतर था, लेकिन इसके बावजूद सुकरात को प्लेटो ने अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। सुकरात को जो उनकी विचारधारा थी उसके आधार पर मृत्युदंड दिया गया। सुकरात का जो ज्ञान था वो ये था कि राजनीति की नैतिक व्याख्या की जाए, सद्गुण को ज्ञान माना जाए और शासन कला को उच्चतम कला के रूप में माना जाए, जो विवेक के आधार पर चलती है। जब सुकरात की मृत्यु हुई, प्लेटो की आयु मात्र 28 वर्ष थी, और इसका प्लेटो के जीवन पर गहरा असर पड़ा, और उन्होंने
स्पष्ट तौर पर कहा कि जब तक शासक दार्शनिक, ज्ञानी और विवेकी नहीं होगा तब तक राज्य का कल्याण संभव नहीं है, क्योंकि सुकरात की मृत्यु एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हुई थी। प्लेटो के ऊपर पाइथागोरस के सिद्धांतों का भी बहुत प्रभाव था। पाइथागोरस मैथमेटिशियन थे, इसलिए प्लेटो ने गणित को बहुत ज़्यादा महत्व दिया। 386 ईसा पूर्व में उन्होंने अपनी एक एकेडमी खोली, एक स्कूल खोला या शिक्षणालय खोला, जिसका नाम उन्होंने एकेडमी रखा। कहा जाता है कि उसके द्वार पर उन्होंने लिखाया था कि गणित के ज्ञान के बिना यहाँ कोई प्रवेश करने का अधिकारी नहीं है। लेट नो मैन इग्नोरेंट ऑफ ज्योमेट्री एंटर हियर। तो इस तरह से उन्होंने गणित को बहुत ज़्यादा महत्व दिया, ज्यामिति को बहुत ज़्यादा महत्व दिया। इसके अलावा इस एकेडमी में राजनीति विज्ञान, तर्कशास्त्र, आचार शास्त्र, विधि शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, मानव शास्त्र जैसे विषयों को भी पढ़ाया जाता था। ये कहा जाता है कि ये एकेडमी लगभग 900 वर्षों तक चलती रही और इसे दुनिया का पहला विश्वविद्यालय होने का गौरव भी प्राप्त है। प्लेटो ने, क्योंकि वो एक आदर्श राज्य और एक आदर्श राजा बनाना चाहते थे, इसलिए सिराक्यूज़ के राजा द्वितीय को उन्होंने आदर्श राजा बनाने की कोशिश की, जैसा कि वो खुद चाहते थे, यानी सिराक्यूज़ के राजा खुद चाहते थे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और उन्होंने निश्चित रूप से उसके बाद में इस बात को महसूस किया कि उस आदर्श को प्राप्त नहीं किया जा सकता जो कि उन्होंने प्रारंभ में सोचा था। प्लेटो की जो रचनाएं हैं वो इसी आधार पर हैं। युवावस्था में आदर्श शासक रूपी आदर्श राज्य का काल्पनिक लक्ष्य उन्होंने रखा, तो वृद्धावस्था में कानून को बहुत महत्वपूर्ण माना, इस बात को उन्होंने अपने ग्रंथ लॉज में लिखा है। 81 वर्ष की आयु में प्लेटो की मृत्यु हो गई। प्लेटो की जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें आती हैं अपोलोजी। कुल मिलाकर के 36 या 38 उनके द्वारा लिखी हुई किताबें मानी जाती हैं, लेकिन प्रामाणिक ग्रंथ 28 ही हैं। उनके द्वारा जो प्रमाणित ग्रंथ हैं उनका बेनेट द्वारा संपादित यूनानी संस्करण ऑक्सफोर्ड द्वारा प्रकाशित किया गया, जिसके कुल पृष्ठ 2662 हैं। प्रमुख जो ग्रंथ हैं वो हैं अपोलोजी, क्रीटो, यूथिफ्रो, जॉर्जियस, मीनो, प्रोटागोरस, सिम्पोजियम, फेडो, रिपब्लिक, सोफिस्ट, स्टेट्समैन और लॉज। हम लोग सामान्य तौर पर राजनीति विज्ञान को जब पढ़ते हैं तो रिपब्लिक को सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें उन्होंने अपना आदर्श राज्य दिया है। स्टेट्समैन में उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था में लोग कैसे काम करें ये दिया है। तो लॉज में उन्होंने ये बताया है कि अगर आदर्श राजा प्राप्त नहीं होता तो कानून किस तरह से काम करेगा। अगर हम प्लेटो के चिंतन शैली को अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे रिपब्लिक पुस्तक की अभी हमने बात की, तो रिपब्लिक पुस्तक को राजनीतिक कल्पना लोग कहते हैं, स्वदेशीयता कहते हैं। प्लेटो की जो चिंतन पद्धति है उसमें संवाद भी आते हैं, डायलेक्टिक्स भी आते हैं। चिंतन पद्धति जो उनकी है उसमें द्वंद्वात्मकता दिखती है हमें जब वो संवाद करते हैं, विश्लेषणात्मकता हमें उसमें दिखती है। द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग 3 उद्देश्यों से उन्होंने किया है: सत्य के अन्वेषण के लिए, सत्य की अभिव्यक्ति के लिए, उसके प्रचार के लिए और सत्य की परिभाषा प्राप्त करने के लिए। हालांकि ये आलोचना की जाती है कि प्लेटो ने द्वंद्वात्मक पद्धति में उत्तर से ज़्यादा प्रश्नों पर जोर दिया है। प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे हैं, उत्तर उतने नहीं दिए, जिससे मानसिक रूप से भ्रांति उत्पन्न हो जाती है बजाय स्थितियों के सुचारू होने के।
प्लेटो ने निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया है। निगमनात्मक पद्धति, इसे दार्शनिक पद्धति भी कहा जाता है। इस पद्धति में कुछ सिद्धांतों को या आधारभूत सिद्धांतों को पहले माना जाता है और एक प्रकार के सामान्य सिद्धांत हैं ये। इनमें से कुछ विशिष्ट निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इस प्रकार इस पद्धति को सामान्य से विशिष्ट की ओर चलने वाली पद्धति कहा गया। प्लेटो ने सुशासन और अच्छे शासन के लिए कुछ सिद्धांतों को आधार रूप में स्वीकार किया है और इसी के आधार पर प्लेटो रिपब्लिक में आदर्श राज्य का चित्रण करते हैं। जैसा नेटलशिप कहते हैं, प्लेटो की पद्धति को ना तो आगमन पद्धति ना ही निगमन पद्धति कह सकते हैं। यह तो एक प्रकार की रचनात्मक पद्धति है। इसमें सिद्धांत का निर्माण और उसका व्यवहार में प्रयोग साथ साथ चलता है। रिपब्लिक की जो रचना हुई है उसका उद्देश्य क्या है? प्लेटो जब इस ग्रंथ की रचना करते हैं तो तात्कालिक समय में सोफिस्ट विचारकों ने आत्मसंतुष्टि के सिद्धांत को फैला रखा था। प्लेटो इस आत्मसंतुष्टि या व्यक्तिवादी सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते, उसका विरोध करते हैं और उसके स्थान पर राज्य के जैविक स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं और बताते हैं कि एक व्यक्ति के लिए न्याय अपने उस कर्तव्य का पालन करना है जिसके लिए उसे प्रशिक्षण देकर योग्य बनाया जाता है। तो ये निश्चित उद्देश्य लेकर के वो चले कि न्याय की स्थापना हो, शिक्षा के माध्यम से हो और एक आदर्श राजा और एक आदर्श राज्य की स्थापना हो। वो ये प्रतिपादित करना चाहते हैं रिपब्लिक के माध्यम से कि राज्य और व्यक्ति के हित में कोई संघर्ष नहीं है। न्यायी और बुद्धिमान शासक वही है जो जन कल्याण के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने में आनंद का अनुभव करे। एक तरह से उन्होंने तात्कालिक समय में मौजूद व्यक्तिवादी उस प्रवृत्ति का खात्मा करने की कोशिश की जिससे प्रभावित होकर अमीर लोग गरीबों का शोषण कर रहे थे। बारकर के अनुसार प्लेटो के राजदर्शन का लक्ष्य एक ऐसे सुदृढ़ और निष्पक्ष शासन की स्थापना करना था जिसमें न तो अमीर गरीब पर और न गरीब अमीर पर शासन कर सके, बल्कि जो दोनों के ऊपर हों या कम से कम जिसमें दोनों संयुक्त रूप से भागीदार हों। दूसरा उद्देश्य है रिपब्लिक का तात्कालिक एथेंस के प्रजातंत्र में प्रचलित लॉटरी द्वारा नियुक्ति की व्यवस्था का अंत करना। इस व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक पद के लिए योग्य माना जाता था और इस आधार पर प्रजातंत्र में अयोग्य लोगों के हाथों में भी सत्ता को सौंप दिया जाता था। लेकिन प्लेटो का मानना था कि शासन संचालन एक कला है और उसके लिए प्रशिक्षण मिलना बेहद जरूरी है। उसके बिना एक अच्छे शासन व्यवस्था की स्थापना नहीं की जा सकती। जहां स्वार्थपरता होगी वहां परस्पर फूट होगी और उससे योग्य शासन नहीं हो सकता। इसलिए सर्वोदय का भाव हो, एकता हो और कुशल और क्षमतावान शासक हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए रिपब्लिक में दो साधनों के प्रयोग पर जोर दिया है, वो है विशेषीकरण और एकीकरण, जिसे न्याय के रूप में हम लोग देखते हैं। तीसरा आता है उद्देश्य कुशासन या बुरे शासन का अंत करना। तात्कालिक यूनानी नगर राज्यों में शासक अपनी शक्ति का प्रयोग स्वार्थ पूर्ति के लिए करते थे। इससे शासक और शासितों में संघर्ष चलता रहता था, जिसे हम बाद के वर्षों में अगर देखें तो वर्ग संघर्ष के नाम से जाना गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि कोई शासक को प्रशिक्षण नहीं दिया जाता था, उसको शिक्षित नहीं किया जाता था, बल्कि संतानों को शिक्षित करने का व्यय भी माता पिताओं को स्वयं उठाना पड़ता था। ऐसी स्थिति में कुशासन लगातार बना रहता था। इसलिए प्लेटो शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था राज्य की तरफ से करके इस दुर्गुण को समाप्त करना चाहते थे। और एक तरह से अगर हम देखें तो समाज में व्याप्त अव्यवस्था, कुशासन, स्वार्थपरता और संघर्ष को समाप्त करके स्वस्थ
और आदर्श राज्य की स्थापना करना प्लेटो की रिपब्लिक का उद्देश्य था। इसके माध्यम से प्लेटो कुल मिलाकर के एक ऐसी व्यवस्था देते हैं जिसमें सर्वाधिक योग्य व्यक्ति को शासक बनाया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करेगा, जिसे कार्य विशेषीकरण कहा गया। लेकिन हर व्यक्ति जिस वर्ग में काम कर रहा है उस वर्ग के अतिरिक्त दूसरे लोगों के लिए वो कार्य करेगा, यानी आत्मनिर्भरता के साथ साथ परस्पर निर्भरता भी इस रिपब्लिक में दिखाई देती है। तो इस तरह से प्लेटो की ये महान रचना बहुत महत्वपूर्ण है और काफ़ी हद तक ये मार्गदर्शन देती है एक आदर्श राज्य और आदर्श शासन के लिए। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्लेटो का न्याय सिद्धांत।